सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे अबाउट बोन एनर्जी। बोन एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और जितनी भी एंथैल्पीज हमारी पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, या फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, ठीक है, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ये जितनी भी एंथैल्पीज हमारी पेंडिंग है वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपने हेस्लो के न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व किए हैं और आपको सबको हेस्लो के न्यूमेरिकल्स समझ में भी आए हैं। ठीक है, तो अब हम ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोन एनर्जीज और जितनी भी एंथैल्पीज हमारी पेंडिंग है। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस। तो स्टार्ट करते हैं विद बोन एनर्जी। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बोन एनर्जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, बोन एनर्जी का मतलब होता है एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, विच इज required to dissociate 1 mole of gaseous covalent bond into isolated gaseous atoms। बोन एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं। बोन एनर्जी का क्या मतलब होता है? एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है टू डिसोसिएट मीन्स ब्रेक डाउन होना, ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। इसको अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो, ये H2 है, H2 का मॉलिक्यूल है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए कि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकूं और किस में कन्वर्ट कर सकूं? H प्लस में H, इसको इसके आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर सकूं। दिस इज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है 1 मोल ऑफ गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना हाइड्रोजन। ठीक है, 1 मोल लिया है हमने, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैसियस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है कि वो ब्रेक हो जाए? किस में ब्रेक हो? आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज HCl है, HCl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? H प्लस में Cl में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी। उसे हम क्या कहेंगे? उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? ओके, अब सपोज HCl का बॉन्ड अगर कुछ इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो भी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो बॉन्ड एनर्जी कहोगे आप उसे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर HCl कंपाउंड का जो बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक हो रहा है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहा है, तो क्या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम बॉन्ड एनर्जी ही कहेंगे? नहीं, बॉन्ड एनर्जी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
आइसोलेटेड गैशियस एटम्स बनने चाहिए, पर ये क्या है, दीज आर आयंस, ये तो आयंस बन रहे हैं। इस वजह से इस केस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बॉन्ड एनर्जी तो नहीं कहलाएगी। क्लियर? ओके, ठीक है, ओके। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल लें, तो सपोज आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो कैसे होता है, Cl और Cl। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स आइसोलेटेड गैशियस एटम्स, ठीक है। इस Cl प्लस Cl को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2Cl, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि कितने एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ गैशियस बॉन्ड। कोई कोवेलेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, गैशियस बॉन्ड भी आप समझ जाना, ठीक है, बॉन्ड इनटू इट्स आइसोलेटेड गैशियस एटम्स। इज इट क्लियर? आगे चले, ओके। अच्छा, अब ये है बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये क्या होती है, एवरेज वर्ड हटा दो बस, ये क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी। दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ गैशियस बॉन्ड इनटू आइसोलेटेड गैशियस एटम। बस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में आपको एवरेज वर्ड नहीं लिखना होता, और बॉन्ड एनर्जी में यहाँ पर एवरेज वर्ड आ जाता है। दोनों की डेफिनेशन क्लियर है? ओके। तो अगर आपको दोनों की डेफिनेशन क्लियर है तो सबसे पहले आप एक नोट बना करके बात लिखोगे, और वो क्या है कि अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास आ जाता है, इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब डाई मीन्स 2, एटॉमिक मीन्स एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम से बना होगा, वो मॉलिक्यूल जो 2 एटम से बना होगा उसे डायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, एक्सेट्रा, सब 2-2 एटम से ही बने, ठीक है। तो इनके केस में जो बॉन्ड एनर्जी होगी और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बिल्कुल इक्वल रहती है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल, ठीक है। पर पॉलीएटॉमिक के केस में ऐसा नहीं होता। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? सपोज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, मैंने पॉली का मतलब पॉली मीन्स मैनी और एटॉमिक मीन्स एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो कि बहुत सारे एटम से बना है उसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे कि सपोज मैंने CH3Cl ले लिया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट सिर्फ बॉन्ड डिस्कस करते हैं। ये तो अब आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है, और कार्बन और Cl का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, है ना, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे जज किया जाएगा और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि इसको कम अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत है ब्रेक होने के लिए या इसको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है ब्रेक होने के लिए, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक के केस में जो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is different for different type of bonds within molecule, ठीक है। तो इसका मतलब है डायटोमिक के केस में तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल होगी, पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स विद इन द मोलिक्यूल, ठीक है। और ये सेम मोलिक्यूल है, एक ही मोलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि CH3Cl लिया था ना हमने, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को
ब्रेक करने के लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी और कार्बन और Cl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब। ओके, अब जब तक इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, तो बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके क्वेश्चंस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आए हुए हैं। हम उन सब क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब एक टॉपिक और रह गया है, दैट इज मीन बॉन्ड एनर्जी या मीन बॉन्ड एंथैल्पी। इसे और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मीन बॉन्ड एनर्जी या मीन बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? देखो, मीन बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है एवरेज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज। इट इज एवरेज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज टू डिसोसिएट particular type of bond in a molecule। अब पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, कितनी एवरेज अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी का चेंज होगा, एवरेज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज टू डिसोसिएट एक टाइप पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को डिसोसिएट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना चेंज आएगा एनर्जी में इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पे CH4 का मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3H, सेम ही तो बात है, CH4 ही तो है। ठीक है, इसको स्प्लिट आप कैसे करोगे? ये CH3 और H में टूट जाएगा। ओके, इसके लिए सपोज हमने डेल्टा H डिसोसिएशन की वैल्यू रख दी 1, डेल्टा H डिसोसिएशन 1। ठीक है, अब CH3 है, CH3 को कैसे लिख सकते हैं? CH2H ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये किस में स्प्लिट हो जाएगा? CH2 और H में हो जाएगा। और इसकी हमने सपोज एंथैल्पी है डेल्टा H डिसोसिएशन 2। अब CH2 है, तो CH2 कैसे ब्रेक, CH2 को कैसे लिख सकते हैं? CH ऐसे लिख सकते हैं, CH एंड H, तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा? CH प्लस में H में। इसके लिए सपोज हमने डेल्टा H डिसोसिएशन 3 नेम रख दिया इसकी एंथैल्पी का, ये बच गया CH, ये कैसे ब्रेक हो जाएगा? C प्लस में H, इसको सपोज हमने डेल्टा H डिसोसिएशन 4 नाम रख दिया। तो होगा क्या, इन सभी रिएक्शंस में टोटल अगर आप बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगी? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 डिवाइड बाय में 4। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं टू ब्रेक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे, है ना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ये बना, उसके बाद इसमें से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ये बना, फिर अगेन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बना, एट लास्ट कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल अलग अलग एटम्स में आ गए। ठीक है, तो हर स्टेप के लिए जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो डिफरेंट है। एवरी स्टेप के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो इस आपने पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को जब ब्रेक करवाना है तो मीन का क्या मतलब होता है? मीन तो आप मैथ्स में भी हम सीखते हैं ना, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल और डिवाइड बाय में उनका नंबर, है ना। तो टोटल एंथैल्पी कितनी है, इन सबको प्लस कर दो और नंबर क्या है 1 2 3 4, 4 है ना एंथैल्पीज, तो डिवाइड बाय में 4 कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्या होती है? एवरेज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी टू डिसोसिएट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को
का, जैसे इसके केस में कार्बन हाइड्रोजन है ना, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एंथैल्पी में चेंज आएगा मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो थ्योरी पोर्शन बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि एक फॉर्मूला होता है, अगर सपोज आपको डेल्टा आर एच कैलकुलेट करना है, डेल्टा आर एच आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आप देखोगे बार बार क्वेश्चन में रिपीट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करो, फिर जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो बॉन्ड एनर्जी जो टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम पर डोंट वरी, हम सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई होप आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया। ओके, कर लिया तो बस अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इस छोटे से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। देखो, HOH पता तो लगी गया आपको कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, वाटर, H2O है ना, वाटर। वाटर के अंदर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, सबसे पहले OH और H का आपने बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद O और H यहाँ पे बने, उसका आपने बॉन्ड ब्रेक किया। दोनों ही रिएक्शंस की एंथैल्पी आपको गिवन है, ठीक है। आपको बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए। दिस इज OH, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए जब बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी होती है तो मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया आपको, कौन सा फॉर्मूला हम देखते हैं, आपको पता है मीन बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये एंथैल्पी क्या है, इन दोनों को प्लस करो, 498 प्लस में 428 डिवाइड बाय में, नंबर से डिवाइड करते हैं ना, कितनी एंथैल्पी है, 2 है, तो डिवाइड बाय 2। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी ऑफ OH। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड यू कैन सॉल्व। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या है, आपको अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी गिवन है। देखो मैंने यहाँ पे ना यूनिट्स नहीं लिखी है, तो यूनिट्स इजीली आप मेंशन होगी ही क्वेश्चन में, है ना। सिर्फ मैं आपको ये सिखा रही हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। यूनिट्स यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है। स्टिल आपको अगर आपको ये लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं यूनिट्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एंथैल्पी निकालनी है फॉर द होल रिएक्शन। और रिएक्शन क्या गिवन है आपको, ये तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे ना। एक तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वो किसके लिए यूज होता है, जब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड निकालना होता है, उसके एंथैल्पी निकालनी होती है। और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज व्हाट, डेल्टा आर एच इज इक्वल्स टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। बस लगाओ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। चलो ठीक है, देखो रिएक्टेंट क्या है, सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन को हम लिखते हैं ऐसे। इसके लिए आपको जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू गिवन है वो 945 गिवन है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे 945 पुट किया। प्लस में रिएक्टेंट और क्या है, ये है। सबसे पहले तो कोफिशिएंट आएगा तो 3 ऐसे लिख दो। अब ब्रैकेट स्टार्ट हो। हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे होता है, ऐसे होता है। इस बॉन्ड के लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या है, 436 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप लगाओ ब्रैकेट में, माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, सबसे पहले तो कोफिशिएंट है तो डायरेक्ट 2 पुट कर दो, ओके। प्रोडक्ट में क्या है, NH3। NH3 का क्या मतलब है, NH, मतलब NH के 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये,
एक बॉन्ड ये, 3 NH के बॉन्ड प्रेजेंट है, पर यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक NH बॉन्ड की ही एनर्जी गिवन है, तो 3 के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 इंटू में 3 9 1। समझ में आया आपको? देखो 2 कोफिशिएंट था, एज इट इज रख दिया। अब यहाँ पे NH3 है, NH3 का मतलब 3 NH के बॉन्ड प्रेजेंट है ना, NH3 का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, 3 NH के बॉन्ड है। यहाँ तो आपको एक NH के बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तो 3 के लिए निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? ओके। अब क्या करोगे, अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है, तो मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, यू कैन इजीली सॉल्व, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो रुको मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करती हूँ, जस्ट वेट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2253, एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2346, ठीक है, 2346 आंसर आएगा। और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा -93। तो ये क्या है, आपकी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चिंता मत करो, 6-7 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, क्या गिवन है क्वेश्चन में, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, ये क्यू है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ gaseous hydrogen into free gas atoms is 208 kilocalories at 25 डिग्री सेल्सियस। आपको बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन बॉन्ड की। मतलब क्या कहा गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको इसकी एंथैल्पी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है। H2 लिख रही हूँ 2H, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को आपको कैलकुलेट करना है। देखते हैं, देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितनी गिवन है, 208 किलो कैलोरीज, 208 किलो कैलोरीज, ठीक है। ओके, आपको किसके लिए निकालनी है, आपको तो 1 मोल के लिए निकालनी है, इसके आगे 1 है ना, इसका मतलब क्या है, 1 मोल के लिए निकालनी है। 1 मोल का क्या मतलब होता है, 1 मोल जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास और मोलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के इक्वल होता है ना। जो 1 मोल होता है, 1 मोल किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास या फिर फॉर्मूला मास। ये क्या है, ये मोलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है। मोलिकुलर मास क्या है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 2 ग्राम्स होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको 2 ग्राम्स के लिए निकालनी है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम्स होता है, तो मतलब आपको 2 ग्राम्स के लिए निकालनी है। देखो यहाँ 1 मोल है, अब हम मोल में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ग्राम्स में, तो ग्राम्स में सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ ग्राम की यूनिट चलेगी, मोल की यूनिट तो आएगी नहीं, है ना। तो इसका मतलब आपको मोल को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको पता है 1 मोल इन तीनों के इक्वल होता है। यहाँ पे आप मोलिक्यूल ले रहे हो, हाइड्रोजन का मोलिक्यूल ले रहे हो, हाइड्रोजन के मोलिक्यूल का मास पता है, तो बस आपको 2 ग्राम्स के लिए निकालना है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, 208 डिवाइड बाय में 4, और 2 ग्राम्स के लिए कितनी हो जाएगी, 2 ग्राम्स के लिए हो जाएगी 208 डिवाइड बाय 4 इंटू में 2, दैट इज 104, है ना, नहीं हाँ 4, तो 104 जो है आपको क्या है, यूनिट क्या चल रही है, किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इज इट क्लियर, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमने ऐसे किया है 208 डिवाइड बाय 4 इंटू में 2, बस आप कैंसिल करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। सबसे पहले क्या गिवन था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम
कितनी एनर्जी गिवन थी, इतनी। अब आपको बस ये ध्यान में रखना था कि आपको निकालनी किसकी है, ये 1 मोल की निकालनी थी। अब अगर आपको मोल को ग्राम्स में कन्वर्ट करना आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर यहाँ 1 मोल लिखते तो फिर आप अटक जाते, क्योंकि आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, आपको ग्राम्स की यूनिट लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, बस आपने 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट किया और फिर 1 ग्राम की निकाली, फिर 2 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, जब रिएक्शंस दिखती है ना तो आप है ना, रिएक्शन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है ना, हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, फॉर्मेशन के इतने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हुए हैं। अब तो आपको समझ में आ गया, जब रिएक्शन दिखती है तो आपको क्या करना होता है। डेल्टा HF HCl की फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसका मतलब क्या है, HCl प्रिपेयर करना फॉर्मेशन है। अब मैंने आपको इतनी बार बताया कि जब डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखोगे तो क्या देखोगे, यहाँ 1 मोल होना चाहिए, यहाँ तो 1 नहीं है, ठीक है। किससे बनना चाहिए, अपने उन एटम से, उन एलिमेंट से बनना चाहिए जो कि नेचुरली अकरिंग स्टेट में हो। हाइड्रोजन ऐसे ही अकर होता है, क्लोरीन ऐसे ही अकर होता है। बस पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन लिखनी आती है ना इसके अंदर, तो आप बहुत आराम से, कुछ भी नहीं होता फिर तो क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ, वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन का यूज। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, किससे बनता है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर नेचुरली अकरिंग स्टेट, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन लिखनी आ गई तो आप बाकी का क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। अब आपको इसके लिए पता है ये गैसियस में होता है, ये भी गैस में होता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन ही रहा है, बस आगे सॉल्व करो। सॉल्व करने से पहले क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हाफ लगेगा और यहाँ पर भी हाफ लग जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए लिखो डेल्टा HF कितना गिवन है, इट इज गिवन टू यू -90 किलोजूल पर मोल लिख लेना, ठीक है। ओके, अब फॉर्मूला आपको पता ही है, बस वैल्यू आपको पुट करनी है। व्हाट इज फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा RH इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या है, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, हाफ, पहले तो हाफ है, हाफ डायरेक्ट लिखो। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे होता है, H के लिए आपको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू गिवन है 430 × में 430, एक तो ये हो गया। और रिएक्टेंट क्या है, ये रहा, हाफ, पहले हाफ लगाओ। क्लोरीन है, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, Cl की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू गिवन है 240, डायरेक्ट लिखो, × में 240। ये हो गया आपका रिएक्टेंट का, आपने आराम से सॉल्व कर लिया। प्रोडक्ट देखो HCl, ओहो HCl की तो निकालनी है, कोई बात नहीं, X ले लो, इसको X ले लो, ठीक है। ओके, ये तो गिवन है, पर आपको डेल्टा RH तो गिवन है -90, दैट इज -90। बस अब आपको X की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो आप X की वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना। और ये क्वेश्चन अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, करते भी हो, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं भी बताती ना इस क्वेश्चन में तो आप खुद सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली वीडियो भी देखी हुई है, समझा हुआ है। इतने क्वेश्चंस मैंने पार्ट 2 जो डाला था आपने वो भी अच्छे से देखा है, आपको पता है। तो ये वो तो मैंने बाई चांस सॉल्व करवा दिया, अगर मैं नहीं भी करवाती सो देन ऑल्सो यू आर एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अब हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, डू नॉट वरी। इसके अलावा हम कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने हैं वो देख चुके हो, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, डेल्टा RH निकालना है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, बस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करवा रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, बाकी तो आपको पता ही है। देखो रिएक्टेंट्स क्या हैं, गिवन है आपको सब कुछ, रिएक्टेंट ऐसे हैं। अब देखो कैसे, अब सिर्फ मैं आपको इसीलिए करवा रही हूँ ये क्वेश्चन, तो पहले आप इसको ओपन करके लिखो, H H H H, ओके, ठीक है।
तो रिएक्टेंट में आप देख रहे हो कि आपको कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, बिल्कुल डबल बॉन्ड है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी है आपके पास 606, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया आपका, ओके, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड। कितने बॉन्ड है टोटल कार्बन हाइड्रोजन के, 1 2 3 4, 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। पर यहाँ पर तो एक की ही कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, तो 4 के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो प्लस में 4 इंटू में क्या आएगा 410। इतना समझ में आया आपको, इसको कैसे सॉल्व करना था, आई थिंक आपको समझ में आया है ना। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का आपने लिखा, कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय में 410 कर दिया। इज इट क्लियर, ओके, आगे बढ़ें, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट तो आपने सॉल्व कर लिया, बस वैसे तो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि कैसे सॉल्व करना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब HH, HH के लिए 431 गिवन है, ये लिख दो, प्लस में 431। अब आपका पूरा रिएक्टेंट का काम हो गया। अब प्रोडक्ट ले लो, C2H6, C2H6 का मतलब C2H6 का मतलब है ये, तो कार्बन पहले तो कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड के लिए 336 है, तो 336 लिखा आपने। और उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 410 है, तो 6 के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस में 6 इंटू में 410, तो ये हो जाएगा आपका पूरा फॉर्मेट। बस अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व आप अपने आप करोगे, सिर्फ मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखो 606 क्या है, 606 है, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। 410 क्या है, 410 इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। 431 क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। 336 क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। एंड 410 क्या है, अगेन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मैंने आपको ये लिख करके बता दिया कि अगर आप कभी रिवीजन करो, आपको समझना आए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, वो आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ईजीली सॉल्व, और आपका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरा करवाने का मन था वो क्वेश्चन, पर स्टिल आप होमवर्क में यूज़ करोगे, मैं आपको हिंट दे दूँगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, और अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 में आया हुआ है, नीट 2018 में, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और हिंट मैं आपको देना चाहती हूँ सो दैट आप आराम से सॉल्व कर पाओ। देखो कुछ नहीं गिवन, आपको है ना रेशियो पता है, अब उसको कैसे सॉल्व करना है बस मैं आपको ये बताती हूँ। देखो रेशियो जब भी होता है ना, जब भी हम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे रेशियो के, तो हम ऐसे मानते थे लेट दिस बी एक्स, है ना, हम तो ऐसे सॉल्व करते थे। चलो देखते हैं, देखो लेट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ x2 y2 एंड xy। अब रेशियो में गिवन है, तो आपको लेट वर्ड का मतलब हम तो मैथ्स में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेट दिस रेशियो बी x, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो, 1 को आपने x लिखा स्मॉल x, 0.5 को 0.5x, और इसको आपने लिखा x, रिस्पेक्टिवली है ये x 0.5x एंड x रिस्पेक्टिवली लिख देती हूँ, हर एक की अलग अलग, ठीक है, ओके। अब आपको इक्वेशन भी पता है कैसे, इक्वेशन बना सकते हो आप। डेल्टा HF ऑफ XY गिवन है, XY का मतलब XY आपको बनाना है, 1 मोल बनाना है from its constituent elements in their naturally occurring state। तो मतलब कि आप यहाँ पे x2 और y2 लोगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप xy तो ले नहीं सकते, x2 y2 लोगे। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है,
तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने ये रिएक्शन बैलेंस कर दी, और इसके लिए जो आपको डेल्टा HF की वैल्यू गिवन है वो -200 किलो जूल पर मोल गिवन है ना। ठीक है, अब मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन निकालना है, और जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि आप आराम से निकाल लोगे, ये आंसर निकाल लोगे ना, है ना। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है ये हाफ आएगा, x2 की क्या है, x2 की आपने x रखी है, ठीक है, हाफ आएगा, करवाई दूँ क्या, चलो मैं करवाई देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है, हाफ, सबसे पहले हाफ आएगा, ठीक है। x2 का क्या है, x2 का आपने अभी अभी देखा, x लिखा है आपने तो x लिखो प्लस में, और रिएक्टेंट क्या है, ये रहा, हाफ आएगा। y2 का आपने क्या लिखा है, y2 का आपने लिखा है 0.5x, तो 0.5x लिख दो, ये रिएक्टेंट हो गए। माइनस में प्रोडक्ट क्या है, xy, xy का क्या लिखा है आपने, x, तो डायरेक्ट -x हो जाएगा ये, और डेल्टा RH कितनी गिवन है आपको, -200। अब आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे जो भी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी x2 की, क्लियर। और आपकी x की वैल्यू आनी चाहिए 800 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बस इक्वेशन सॉल्व करनी है, और तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दिया मैंने, ठीक है। तो ये था हमारा बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस मुझे मिले मैंने सब आपको करवाए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो अब बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ओके। देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स इट मीन्स हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हीट इवॉल्व होती है। तो व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज द heat evolved when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base in dilute solution। उसे हम क्या कहते हैं, this is known as heat of neutralization। मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज होगा बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, देखो सपोज हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। आपको पता है एसिड एंड बेस की रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, we get salt and water, ठीक है, ओके। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज हमने यहाँ पे HCl ले लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस सपोज हमने NaOH ले लिया, ठीक है। अब सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ओके। अब आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, मतलब आयंस बन जाएंगे सॉल्यूशन में डलते ही। तो ये ऐसे नहीं रहेगा, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है,
ये भी ऐसे हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये सॉल्ट बना है, किससे सॉल्ट बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बना है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी ऐसे आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, Na पॉजिटिव कैंसिल, Cl नेगेटिव कैंसिल। व्हाट यू विल गेट हियर? You will get H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव इज गिविंग अस वाटर। तो आप अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास ये पूरी रिएक्शन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि इन शॉर्ट यहाँ पर यही एंड रिजल्ट होना था। इतना समझ में आया? ओके। अब एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हो ना, और यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है? दैट इज -13.7 किलो कैलोरीज। दिख रहा है ना कैमरे में? मैं चेक करती हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -13.7 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स ही रहती है। अब अभी हम जैसे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं या फिर ऐसे हम लेते हैं, तो एंथैल्पी की वैल्यू हम कुछ भी ले देते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ भी कोई भी नंबर्स लिखे होते हैं। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो यहाँ पे इतने किलो कैलोरीज ऑफ हीट इवॉल्व होती है एंड दिस हीट इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप इसे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये, समझ में आया? -57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू ध्यान होना बहुत जरूरी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको तभी पता लग जाएगा कि ये वैल्यू लर्न करना कितना इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया? ओके। तो अब ये तो आपको अब तक ये आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से समझ में आता है कि व्हाट इज दिस हीट, है ना। उसके बाद आपको ओवरऑल ये पता होना चाहिए, एंड ये हीट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं ये रब करती हूँ। ठीक है, अब देखो, सपोज आप यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो। ठीक है, ये आपने सपोज यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है, और आपने इसको रिएक्ट करवाया है विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, तो ये भी 1 इक्विवेलेंट है और ये भी 1 इक्विवेलेंट है, तो आपकी जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो क्या होगी? डेल्टा H की वैल्यू -13.7 किलो कैलोरीज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे इसका 2 इक्विवेलेंट लोगे, इसका भी 2 इक्विवेलेंट लोगे, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू में -13.7। ठीक है, अब सपोज आपने यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट लिया और यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट लिया। अब यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको समझना है कि 5 इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 3 प्लस में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा H की वैल्यू विल बी 3 इंटू में -13.7। ठीक है, इस तरीके से अगर सपोज आपको यहाँ पे आपने 1 इक्विवेलेंट की वैल्यू तो लर्न कर ही ली है, अगर 2 इक्विवेलेंट, दोनों के 2 इक्विवेलेंट आ जाएं, तो आपको एंथैल्पी कैलकुलेट क्वेश्चन में अपने आप कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विद 2। अगर 3 इक्विवेलेंट आ जाए तो इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट आ जाए तो जो यहाँ पे है वो इसको ऐसे स्प्लिट करके उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस ऐसे पैटर्न में आप एंथैल्पी की वैल्यू को अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी फॉर 1 इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये तो आपने समझा है अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का केस, पर वीक एसिड भी होता है, वीक बेस भी होता है ना। तो अगर सपोज आप यहाँ पे वीक एसिड लो या स्ट्रॉन्ग बेस लो, अब देखो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक
ठीक है, आप ऐसे ही कंसीडर करना कि ये क्या है, आप खुद लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैं इनको ऐसे लिख रही हूं। ठीक है, ओके। तो अगर सपोज आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, या फिर आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन ले लो, या फिर आप ले लो दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस ले लो, अगर आप इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होगी विल बी ऑलवेज लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज, हमेशा इससे लेस होगी इन तीनों केसेस के लिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी केस लोगे तो जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होगी इज ऑलवेज लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज। एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहोगे? बिल्कुल, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इसका ले लेते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ले लेते हैं। ठीक है, देखो वीक एसिड सपोज हमने यहाँ पे लिया है CH3COOH, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस सपोज आपने यहाँ पे लिया है NaOH, क्या सॉल्ट बनेगा? सॉल्ट विल बी CH3COONA, दैट इज CH3COONA, और क्या रिलीज होगा? साथ में वाटर रिलीज होगा। और इसके लिए अगर आप डेल्टा एच की वैल्यू देखोगे तो दैट विल बी -13.4। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लेते हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले लो, या वीक एसिड वीक बेस ले लो, तो हमेशा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 13.7 से कम ही होती है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया आपको? ओके, तो यही है आपका थ्योरी पोर्शन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, ये तो आपको पता ही है, ये तो अगर ये क्वेश्चन में ना भी देते तो आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाला टॉपिक दिमाग में आती, आपको ये इक्वेशन तो याद हो ही गई होगी, है ना? ओके, तो अब आपको निकालना है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ H2SO4 विद एक्सेस ऑफ बेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो। तो हमें यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट तो गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 को कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू में n फैक्टर। ओके, मोल्स कितने गिवन है आपको? 1 मोल है, तो यहाँ पे 1 मोल लिख दो। n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर इज, जैसे H2SO4 है, H2SO4 के अंदर कितने H पॉजिटिव ये दे सकता है। देखो, n फैक्टर का अगर सिंपल मतलब आप समझोगे, n फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कोई कंपाउंड कितने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे सकता है, ठीक है, उसे हम n फैक्टर कहते हैं। तो ये कितने दे सकता है? इट कैन गिव 2H पॉजिटिव, तो देयरफॉर 2H पॉजिटिव दे सकता है ना, तो इसकी जो n फैक्टर की वैल्यू है वो क्या है? इट इज 2। ठीक है, तो H2SO4 के केस में n फैक्टर क्या है? 2 है। ओके, ठीक है, तो अब ये क्या आ गया? दैट इज 2। अब आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट आ गए हैं, तो आपको पता है कि हीट इवॉल्व बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट से कितनी हीट इवॉल्व होती है? 13.7 माइनस 13.7। ठीक है, और हीट इवॉल्व बाय, आपको तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हीट चाहिए ना, तो बाय 2 ग्राम इक्विवेलेंट से कितनी हीट इवॉल्व होगी? 2 इंटू में क्या लिख रही हूँ मैं? -13.7। तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी, और किस में आएगा आंसर? किलो कैलोरीज में आएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है? किलो कैलोरीज में है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए करवाया, वैसे तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते थे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का आपको पता है, 2 ग्राम के लिए आप कैलकुलेट कर लेते, पर आपको ये नहीं पता होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कैन बी फाइंड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया तो हम कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है
और MgO इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको बता देती हूँ, MgO एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हो तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जो है -57.1 किलोजूल पर मोल से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आती है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये सब क्वेश्चंस थे किसके, अबाउट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के। ठीक है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाला टॉपिक भी अब पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, अब हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में। वी विल टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच एटम। ठीक है, देखो एटोमाइजेशन मतलब क्या, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 mole of substance, to dissociate 1 mole of substance into its isolated atoms। बस किसी एक सब्सटेंस को, एक मोल ऑफ सब्सटेंस को जब आपने उसके एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, आइसोलेटेड गैशियस एटम्स लिखो यहाँ पे, आइसोलेटेड गैशियस एटम्स। ठीक है, तो एक मोल ऑफ सब्सटेंस को अपने एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। जैसे कि सपोज CH4 है, CH4 को उसके एटम्स में स्प्लिट कर दो, कार्बन प्लस में 4 ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, या फिर सपोज Na है, आपको पता है सोडियम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके गैशियस फॉर्म में आप एटम बना दो तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं तो क्या इसके लिए आपके पास ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे हम इसके लिए? H कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेना है, आपने क्या है, आपने हाफ मोल लिया। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा H एटोमाइजेशन नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेना है और ये जो आने चाहिए गैशियस एटम्स में आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके आप गैशियस एटम्स में आप इसको कन्वर्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह देंगे। इज इट क्लियर? कैसी रिएक्शन होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि हीट रिक्वायर्ड है ना, तो हीट रिक्वायर्ड है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की डेफिनेशन। अब एक होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एंथैल्पी ऑफ, अब हम समझते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में। देखो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हीट इवॉल्व, कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू इट्स सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है? आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ले रखा है। आप जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड लोगे, उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाओगे, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होनी चाहिए, तो आपके पास जो सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी हीट रिलीज होगी, उसको क्या कहते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? ओके, तो अब मैं आपसे पूछती हूं कि सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, क्या इसके लिए आप डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन बोलोगे? आपने क्या किया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, हाइड्रोजिनेशन करवाया, पर यहां सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहिए था, आपने क्या बना दिया, आपने तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना दिया। देयरफॉर इसके लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्लियर?
लेकिन अगर आप सपोज मैं यहाँ पे आपको ये कहूँ, अब इसकी आपने हाइड्रोजिनेशन करवाई है और आपके पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोजिनेशन करवाई है, हाइड्रोजन ऐड करवाई है, आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड बना, तो इसके लिए आप डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाओगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड बनना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो ये है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब बस बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा है, मुझे लग रहा है वीडियो लंबी ना हो गई हो बस, ठीक है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए ना बोर्न एनर्जी के, तो उसमें टाइम लग गया। क्लियर? ओके, देखो, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इससे स्टार्ट करते हैं। देखो, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन मीन सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस। इस तरीके से ये आपस में जो है फेज को जब चेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, देखो, अगर मैं आपको एक डायग्राम दूं तो आप उसी के बेसिस पे जज कर सकते हो। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। देखो, सॉलिड से लिक्विड को में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो एंथैल्पी होती है उसे हम कहते हैं देखो यहाँ बड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड के लिए जो आपको एंथैल्पी की ज़रूरत होती है वो होती है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस के लिए डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम कहते हैं डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, गैस से लिक्विड के लिए, गैस से लिक्विड के लिए डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन, इसको आप डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन कहते हो। और लिक्विड टू सॉलिड के लिए आप कहते हो डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये आप डायग्राम से लर्न कर सकते हो। जो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन होती है वो पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि एनर्जी आपको देनी पड़ती है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन नेगेटिव होती है और ये भी नेगेटिव होती है, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल आराम से समझते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? आपने सपोज यहाँ पे आइस ले ली, ये आइस है मतलब सॉलिड है, और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया वाटर में, दैट इज लिक्विड में। उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। देखो, मैं ना अब डेफिनेशन नहीं लिख रही पूरी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैं ना सच में इतनी डेफिनेशन लिख लिख के पागल हो चुकी हूँ। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ सिंपल आपको डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख लो या फिर आप समझ सकते हो, ये तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे। ठीक है, देखो, अमाउंट ऑफ, यहाँ पे मैं डायग्राम से बना देती हूँ, ये एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें ज़रूरत है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ हीट ही लिख लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वैसे। देखो, कितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है कि आप 1 मोल ऑफ सॉलिड को, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लेना है? 1 मोल लेना है सॉलिड। 1 मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करोगे इनटू लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन एस से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, और ये क्या होती है? दिस इज कंप्लीटली एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड। क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं अबाउट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में।
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या, एक आप बीकर लो, उसे हीट कर दो और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बस बात खत्म। ठीक है, मतलब कि क्या कि अगर आपने यहाँ पे वाटर लिया है, या आपने वाटर लिया है, इसको अगर आप हीट करते हो और एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, सपोज ये वेपर्स है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड, यहाँ पे आपने क्या लेना है, 1 मोल ऑफ लिक्विड लेना होता है, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स। ठीक है, और ये किस टेम्परेचर पे होता है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये भी कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि हीट रिक्वायर्ड है ना यहाँ पे, देयरफॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये भी। ठीक है, अब हम समझते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर सपोज मैं आपको कहूं कि आइस को ना डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट कर दो, उसके लिए जो आपके पास एंथैल्पी होगी, वेपर्स भी नहीं, गैस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आपके पास जो एंथैल्पी होगी, वेपर्स नहीं गैस लिखो यहाँ पे। ठीक है, सपोज गैस है, तो वो उस एंथैल्पी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। 1 मोल ऑफ सॉलिड को, यहाँ पे कोई भी आइस कोई ज़रूरी नहीं है, आइस कोई भी सॉलिड हो सकता है, 1 मोल होना चाहिए सॉलिड का। जब आप उसको गैस में कन्वर्ट करवा रहे हो तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है, उसे हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, जो भी है, जब भी फेज चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए एंथैल्पीज को कि क्या नाम होते हैं, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमारा ये था। अब एक और आता है एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझते, देखो सपोज हमने यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट लिया, इसे सपोज आप कार्बन डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हो, कार्बन डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, या फिर सपोज आपके पास सल्फर है रोम्बिक फॉर्म में, ठीक है, उसको आप सल्फर में कन्वर्ट कर रहे हो ऑफ मोनोक्लिनिक फ्रॉम मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ allotropic form change into other। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज इनटू अदर। 1 मोल है ये, इसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। अगेन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। तो बस अब लेक्चर को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस उसके बाद जो है लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू गिवन है C2H4, C2H6, H2 की। आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इथीन की। अब आपको रिएक्शन तो लिखी नहीं हुई, टारगेट इक्वेशन क्या है ये तो आपको गिवन नहीं है, तो आपको टारगेट इक्वेशन चाहिए। तो टारगेट इक्वेशन क्या होती है, देखो
प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इथीन है, इथीन का मतलब ये हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो, मतलब कि हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हो। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन के अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो वो एल्केन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH3। ये ऑलरेडी मैंने एल्केन्स वाले टॉपिक में आपको करवाया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास टारगेट इक्वेशन, जिसकी आपको डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजिनेशन को कैलकुलेट करना है। टारगेट इक्वेशन है, डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजिनेशन को कैलकुलेट करना है, और कंबस्टन की वैल्यूज गिवन है। तो हमने जो है कंबस्टन का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वो फॉर्मूला? दैट इज सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ प्रोडक्ट। बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख के देना है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। स्टिल आपको कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन आपको मैंने जो भी कराया आप उसे पढ़ें। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको प्रिपेयर ज़रूर करना।